नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। सुबह 11 बजे बजट पेश होने के साथ देश का बही खाता अब तय हो चुका है। 2021 के बजट में उम्मीदों के हिसाब से ही स्वास्थ्य सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। उम्मीद इस वजह से भी जताई जा रही थी कि कोरोना के समय में स्वास्थ्य सुविधाओं की हकीकत सामने आई, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार बजट में हेल्थ सेक्टर पर फोकस रखा जाएगा। इसी के तहत इस बार के बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए 2,32,000 करोड़ का ऐलान किया गया। इससे पहले की बात करें तो हेल्थ सेक्टर पर 92,000 करोड़ दिए गए थे, यानी इस बार हेल्थ सेक्टर के बजट में 137% की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। इस बीच इस नए बजट के बाद मोबाइल फोन और मोबाइल फोन के पार्ट, चार्जर के साथ ही कुछ गाड़ियों के पार्ट्स भी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये जो चीजें हैं यानी कपड़े, सोलर इन्वर्टर, ये महंगे हो सकते हैं, इनके दाम बढ़ सकते हैं, बढ़ेंगे। तो दूसरी तरफ स्टील से बने सामान, सोना चांदी, तांबे का सामान और चमड़े के सामान महंगे हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बजट के बाद पेट्रोल पर 2 रुपए 50 पैसे और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर सेस लगने का ऐलान किया गया है, यानी ये सेस लगाया जाएगा। और देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में इसका कितना असर पड़ता है, आपकी जेब पर, आपके खर्चों में कितना बदलाव होगा और इस बजट की एबीसीडी क्या है, सब कुछ जानने के लिए अगले 1 घंटे में हम इस पर इसका विश्लेषण करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी को बजट से क्या जो उम्मीदें थी, ये बजट उस पर खरा उतरा है, किसको क्या मिला और उम्मीदों पर यह बजट कितना खरा उतरा है। अब से कुछ देर में एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ होगा, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बजट को किस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि मौजूदा वक्त में देश के सामने कई चुनौतियां थी, कई मुश्किलें हैं और उस मुश्किल वक्त में इस बजट को कैसे देखा जाए। तो आज का जो बजट है उस पर चर्चा करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसकी एबीसीडी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे अर्थशास्त्री इस बजट को देख रहे हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या कुछ आ रही हैं, विपक्ष किस नजरिए से देख रहा है, सत्ता पार्टी क्या कहती है इस पे, और जो मार्केट एक्सपर्ट हैं वो क्या कुछ इस पर कह रहे हैं, कितनी आशाओं पे ये खरा उतरा है, कहां कमी रह गई, कहां पे कुछ और बेहतर हो सकता था और कितना बेहतर हुआ है, आने वाले वक्त में इसका क्या असर होगा, उन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो नए बजट से क्या देश आत्मनिर्भर होगा, 2021 के बजट में किसको क्या मिला, इन तमाम पहलुओं का, इन सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। हमारे साथ अब से कुछ मिनटों में ही, कुछ वक्त में एक वरिष्ठ पैनल जुड़ेगा, जिसमें अर्थशास्त्री होंगे, जिसमें राजनीतिक पार्टियों के लोग भी होंगे, ताकि विपक्ष का भी नजरिया देखें, सत्ता पक्ष का भी नजरिया देखें और जो विश्लेषक हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, जो अर्थशास्त्री हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के बजट में क्या खास रहा, किससे क्या मिला, किसके लिए कितना उपयोगी और कौन मायूस हुआ, इसको भी समझने की हम कोशिश करेंगे। तो बजट 2021 से किसको क्या मिला, आसान शब्दों में बजट को समझने की हम कोशिश करेंगे। बजट में आपके लिए क्या था, बजट में किसका घाटा, किसका मुनाफा, ऐसे कई सवाल होंगे। तो हेल्थ सेक्टर पे सरकार ने पूरा फोकस किया है, क्योंकि कोरोना संकट के बीच में जो कमियां हम सबके सामने, देश के सामने जो चुनौतियां आई थी, उससे कैसे अब निपटा जाए, इस पर पूरा फोकस जो है वो किया जा रहा है। तो आज बजट पेश किया गया और उसमें बहुत से बदलाव किए गए हैं, लेकिन किसे क्या मिला यह समझने की हम कोशिश करेंगे कि किसका घाटा हुआ, किसका मुनाफा हुआ। तो एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेगा, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त डॉक्टर रजनीश गुप्ता है, चार्टेड अकाउंटेंट हैं। उनसे समझते हैं कि आखिर इस बजट को कैसे देखा जा रहा है। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। और चर्चा की आपसे मैं शुरुआत करूंगा, कैसे इस बजट को देखते हैं, जो उम्मीदें थी, क्या उम्मीदों पर खरा उतरा है बजट? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो मैंने बजट को एनालिसिस किया है जितना, उससे 3 बातें तो गवर्नमेंट की बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही हैं। पहला ये कि कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जो गवर्नमेंट ने अपने शुरू से कदम उठाए हैं, उसकी तरफ गवर्नमेंट ने काफ़ी चेंजेस इसमें किए हैं। दूसरा, करप्शन फ्री इंडिया। इंडिया जो गवर्नमेंट का एक मोटो है, एक ऑब्जेक्टिव है कि करप्शन को कम से कम किया जाए, उसको रिड्यूस करना चाहिए। उसके लिए भी इसमें कुछ प्रोविज़न ऐसे बनाए गए हैं जिससे कि इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त किया जा सकता है। और तीसरा है इजी वे ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, उनकी हमेशा कोशिश रही है कि एफडीआई आए, और वो उनको जो लगता है कि
शायद इंडिया में एफडीआई आने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर बिजनेस को करना थोड़ा टिपिकल है जी। तो बजट में उन चीज़ों को ध्यान रखा गया है कि जिससे कि इजी वे ऑफ डूइंग बिजनेस हो। अब मैं एक एक बात को लेता हूँ, जैसे कैशलेस इकोनॉमी की बात की है जी। अभी तक जितने भी बिजनेसमैन हैं उन्होंने लास्ट ईयर एक प्रोविज़न लाए थे कि 5 करोड़ रुपीज़ तक अगर किसी का टर्नओवर है तो उसका 95% उसका जो पेमेंट या लेन देन है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू होता है, तो उसको ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। ये अब इसकी लिमिट को उन्होंने बढ़ाकर 10 करोड़ रुपीज़ कर दिया है। यानी कि अगर आपके बिजनेस की जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ रुपए तक होती है और आपका लेन देन 95% मतलब अदर देन कैश है, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के है, तो आपको अब ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो व्यवसायी है उस पर ही वो अपना जो विश्वास है गवर्नमेंट उस पर रखना चाह रही है कि आप ऑडिट कराने की चार्टर्ड अकाउंटेंट से जरूरत नहीं है, आप सिंपल जो भी भरेंगे हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे जी। तो ये बहुत बड़ा मूव है। हाँ। क्योंकि जो टैक्स ऑडिट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं या जो ऑडिट की जो फॉर्मेलिटीज है उनको कंप्लीट करने में व्यवसायी को अपना टाइम भी लगाना पड़ता है और सिस्टम भी मेंटेन करना पड़ता है जी। ऐसे ही करप्शन फ्री की जो हम बात कर रहे हैं, देखिए सबसे लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने असेसमेंट को, जो इनकम टैक्स असेसमेंट हुआ करते थे, उसको फेसलेस कर दिया। यानी कि अब किसी भी एसएससी को इनकम टैक्स ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। अपील को उन्होंने फेसलेस कर दिया और अब आज बात की है कि आईटीएटी भी फेसलेस हो जाएगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये जो स्टेप है ये हमें एक ट्रांसपेरेंस सिस्टम की तरफ ले जा रहा है जी। यानी कि ट्रांसपेरेंसी इतनी आ जाएगी कि अगर जो चीज़ें डाउट था कि भाई या डाउट था या जो गवर्नमेंट लोग मानते थे कि हाँ भाई वहाँ पे जाके हैरेसमेंट होता है या प्रॉब्लम होती है, तो वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। गवर्नमेंट जैसे जैसे धीरे धीरे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकम टैक्स में एक प्रोविज़न था कि हम 6 साल तक किसी भी केस को रीओपन कर सकते हैं जी। अब 6 साल का पीरियड बहुत होता है जी। गवर्नमेंट पहले हालांकि पहले ये पीरियड बहुत ज़्यादा हुआ करता था, 10 साल भी हुआ करता था, 8 साल भी हुआ था, लेकिन आज गवर्नमेंट ने इसे रिड्यूस करके 3 साल कर दिया। हाँ। तो कितना मतलब ये तो बहुत ही वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट का कि जितने भी व्यवसायी हैं उनको 6-6 साल के रिकॉर्ड रखने पड़ते थे। यानी कि उनको डर रहता था कि 6 साल आसान किया गया है, कई जो मुश्किलें थी, कई जो चुनौतियां थी उनको इजी किया गया, आसान किया गया। बिल्कुल, इसमें जो है इजी वे ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात कर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट बार बार ये सोच रही है कि जितना जल्दी इस प्रोसीजर, ये जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स हैं इनको हम टेंशन फ्री कर दें इनको, व्यवसायी को, कि वो जो है अपने बिजनेस पे ध्यान दे। तो शायद इसी तरह से मूव है इसके लिए। और भी मैं देखूं तो अब जैसे मान लो रिटर्न थी, अभी क्या था जो इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हैं अपने साल का, उसको रिवाइज करने की जो टाइम लिमिट थी वो उस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 31 मार्च तक थी, उसको भी रिड्यूस करके 9 मंथ, यानी कि अब आप अपनी जो रिटर्न है उसको केवल रिवाइज कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। तो ये सारे स्टेप हमें दिखा रहे हैं कि हमारा जो इजी वे ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस को करने का तरीका और जो उसकी गवर्नेंस है, यानी कि जो उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसको काफ़ी रिड्यूस करके उसको शॉर्ट पीरियड में कर दिया जाएगा जिससे कि टेंशन फ्री रहा जा सके। यानी जो अलग अलग क्लास की अगर आप बात करें तो जिनको जो उम्मीदें थी, चाहे वो व्यापारी हों चाहे वो नौकरी पेशा लोग हों, अगर टैक्स स्लैब की बात करें उसमें बदलाव नहीं हुआ, वो थोड़ा सा मायूस करने वाला है। हाँ बिल्कुल, देखिए टैक्स स्लैब में लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट ने एक अच्छा मूव किया था कि 5 लाख रुपए तक की इनकम वालों को वैसे ही टैक्स नहीं देना था, उनको रिबेट के थ्रू। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 रुपए भी बढ़ जाती है तो सीधा आपका टैक्स स्लैब जो है वो आपको 12-13 हज़ार रुपए इनकम टैक्स आपको देना पड़ता था। मुझे उम्मीद थी क्योंकि इस कमी को गवर्नमेंट को एनालिसिस करना चाहिए था, और ये जो मार्जिनल रिलीफ ये 12-13, यानी कि अगर मेरी इनकम 5 लाख रुपए है तो मेरा टैक्स नील जी, एग्जम्पशन लिमिट तो 2,50,000 ही है, लेकिन अगर मेरा टैक्स रेट, मेरी जो इनकम है 5 लाख रुपए है तो मुझे कुछ टैक्स नहीं देना, और 5 लाख रुपए 10 रुपए भी हो गई तो मुझे सीधा 13,000 रुपए टैक्स देना है या 12,000 रुपए जो भी है। तो ये एक बड़ा इलॉजिकल सा था। तो मुझे हम लोगों को लग रहा था चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कि शायद इसमें कुछ चेंज आएगा, या मार्जिन, पहले गवर्नमेंट रिलीफ देती थी जिसे कहते थे टैक्स ऑफ मार्जिन रिलीफ, तो शायद वो देना चाहिए था लेकिन वो शायद नहीं आया। और ऐसे ही जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं उनको ये था कि एटीसी नॉर्मली सोचते हैं कि इसकी लिमिट बढ़ा दी जानी चाहिए थी, उस पर कोई चीज़ नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन एम्प्लॉइज़ के लिए था, वो लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया था, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो मैं समझ सकता हूँ जैसे ये कोविड का पीरियड रहा है तो इसमें अगर गवर्नमेंट थोड़ा बहुत रिलीफ दे दी थी तो उनको जो लोग स्मॉल टैक्स पेयर हैं उनको शायद हो सकता है अच्छा लगता। यानी वो थोड़े से मायूस हैं। एक चीज ये की गई कि जो 75 साल से ऊपर के लोग हैं उनको टैक्स नहीं देना होगा, उसका थोड़ा आप गणित समझा पाए। बहुत बढ़िया, ये वाला जो मूव है, देखिए 75 ईयर्स से जो लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादातर उनका जो इनकम का सोर्स है वो पेंशन होता है। बेसिकली ये जो बेनिफिट दिया गया है उन्हीं को लिए दिया गया है जो पेंशनर हैं या जिसकी बैंक से इंटरेस्ट इनकम है, उनको
अल्टरनेटिव उनको रिटर्न फाइल करना पड़ता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना पड़ता था। हाँ। अब उससे उनको रिलीफ दे दिया गया है कि उनको टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उसका ड्यू टैक्स होगा वो बैंक शायद उस पर काट लेगा या जो भी इंटरेस्ट उस पर काट लेगा। हाँ। लेकिन अगर उसका कोई और सोर्स ऑफ इनकम है इसके अलावा, तो डेफिनेटली उनको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इसमें मेरे हिसाब से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सीनियर सिटीजन्स को। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि देखिए इस वक्त बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी मुश्किलें सरकार के सामने थी, क्योंकि दुनिया ने, देश ने एक ऐसा संकट देखा जो सबके सामने था, और उससे उभरने के लिए, उससे उभारने के लिए, उससे निकलने के लिए क्या ये जो बजट है वो कारगर साबित होगा? हाँ, मुझे लगता है कि अगर देखिए अच्छे की लिमिट नहीं है ना, लेकिन फिर भी जिस चीज़ को हम देखें और पिछले पीरियड को देखें, गवर्नमेंट के लिए भी चुनौतियाँ थी और टैक्स पेयर के लिए भी चुनौतियाँ थी। क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे थे जिनकी इनकम पे सीधा सीधा इफेक्ट हुआ इस कोविड का जी। तो अगर वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट कि जो कोविड से लोगों को जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उसके लिए कुछ शायद एक टैक्स रिलीफ अगर गवर्नमेंट दे देती तो शायद उनके चेहरे पर और ज़्यादा खुशी आ सकती थी। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो बेनिफिट सबको दिया गया है। इनडायरेक्टली वो लोग समझे ना समझें, लेकिन इनडायरेक्टली सभी के लिए बेनिफिट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इजी वे ऑफ डूइंग बिजनेस, करप्शन फ्री और कैशलेस, ये तीनों चीज़ें, तीनों ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का, और जिस तरह से गवर्नमेंट ने उसके प्रोविजन बनाए हैं। अब देखिए, एक प्रोविजन अगर जीएसटी में भी देखा जाए तो अभी लोगों ने ये देखा, जीएसटी ऑडिट का एक प्रोविजन था, चार्टर्ड अकाउंट से दोबारा उसे ऑडिट कराना पड़ता था। पहले उन्होंने इनकम टैक्स ऑडिट कराया और फिर जीएसटी में ऑडिट कराया। गवर्नमेंट ने 35(5) खत्म कर दिया, यानी कि अब आपको जीएसटी में कोई ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराने की जरूरत ही नहीं है। तो ये चीजें इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आके हर एक बिजनेसमैन को बेनिफिट दे रही हैं। हाँ। तो मेरा मानना यह है कि हाँ भाई, हर एक को कुछ ना कुछ रिलीफ बिजनेस कम्युनिटी को, टैक्स पेयर को कहीं ना कहीं हुआ है। और चूंकि महिलाओं को भी बहुत सी उम्मीदें रहती हैं कि बजट से महिलाओं को क्या मिला, क्या आप इसमें समझा पाएंगे कि उनको सशक्त करने के लिए क्या कोई ऐसा कदम इसमें दिखा आपको जिससे हम ये कह सकें कि महिलाएं और सशक्त होंगी? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें कि डिफरेंशिएट किया गया हो कि वुमेन्स के लिए कुछ अलग से दिया गया हो कि उनको ये बेनिफिट है। जो बेनिफिट है वो सबके लिए ना, स्पेशली वुमेन्स के लिए कोई बेनिफिट इस बजट में नज़र नहीं आया। और ऐसे ही एक प्रोविज़न है स्मॉल कंपनीज का जी। देखिए, गवर्नमेंट ने ओपीसी का कॉन्सेप्ट लाए थे अभी 3-4 साल पहले। वन मैन कंपनी, आपको पता है कि कोई भी कंपनी बनाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, लेकिन उन्होंने बताया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक आदमी भी कंपनी बना सकता है। और उन्होंने साथ साथ कहा कि एक स्मॉल कंपनी, क्योंकि कंपनी बनाते ही साथ कंपनीज एक्ट की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होता था जी। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आए थे स्मॉल कंपनीज। अब स्मॉल कंपनी क्या था, स्मॉल कंपनी की लिमिट दे दी कि अगर जो है आपकी पेड अप कैपिटल, आपकी जो कैपिटल 50 लाख से कम है या टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम है, तो वो आपकी स्मॉल कंपनी कही जाएगी जी। अब ये दोनों ही क्राइटेरिया इतने छोटे थे कि मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो बिजनेसमैन है वो कवर हो जाते थे और उससे स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से बाहर आ जाते थे, जो बेनिफिट स्मॉल कंपनी को दिए गए थे। हाँ। अब उसकी डेफिनेशन को, प्रपोजल है कि उसकी डेफिनेशन को चेंज कर दिया जाए और जो 50 लाख की पेड अप कैपिटल की जो लिमिट थी उसको 2 करोड़ कर दिया गया और जो 2 करोड़ की टर्नओवर की लिमिट थी उसको 20 करोड़ कर दिया गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा वेलकम स्टेप है। हाँ। क्योंकि इससे जो है कंपनी फॉर्मेशन, जो लोग बाग डरते थे और उनकी कंप्लायंस करने के लिए डरते थे, शायद उनको बेनिफिट होगा और वो जो है कंपनी फॉर्म करके एक प्रॉपर तरीके से अपने बिजनेस को चला पाएंगे। ठीक, रजनीश जी, आपने बिल्कुल सही तरीके से और जो इसमें हुआ और जो इसका ABCD है वो आप बड़े विस्तार से और सही तरीके से बता रहे हैं। हमें उम्मीद है दर्शक भी समझ पा रहे होंगे। आम आदमी की अगर बात करें, क्योंकि आपने सबका बताया, आम आदमी को इस बजट से क्या मिला है? क्या उसको मायूसी लगी है? उसको जो उम्मीदें थी, क्या उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरा है उसका? देखिए, जहाँ तक आम आदमी की बात है, मैं ये समझता हूँ कि जो छोटा बिजनेसमैन है या छोटे बिजनेसमैन से मतलब जिनका जो बिजनेस है, 2 तरह से इस चीज़ को देखा जा सकता है। एक तो सैलरीड एम्प्लॉय और एक स्मॉल बिजनेसमैन जी। स्मॉल बिजनेसमैन के लिए मैंने बताया कि कितने सारे उसमें चेंजेस किए गए हैं और वो स्मॉल बिजनेसमैन को अगर बेनिफिट दिया है तो उस तरह से बेनिफिट दिया गया है। जहाँ तक हम सैलरीड एम्प्लॉय की बात करें तो स्पेशली उनके लिए कुछ नहीं किया गया, जो पहला था वो आज है। तो इसलिए जहाँ तक सैलरीड एम्प्लॉय या स्मॉल बिजनेसमैन की बात है या आम आदमी की बात है, मुझे नहीं लगता कि इसमें डायरेक्टली कोई टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बेनिफिट दिया गया है। हाँ, जैसे हेल्थ स्कीम्स पे या और बजट में वो चेंजेस किए हैं या उनके लिए प्रोविजन किए हुए हैं, उनसे उनको इनडायरेक्टली बेनिफिट जरूर होगा। लेकिन अगर डायरेक्टली बेनिफिट की बात करें, टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो शायद उसमें एक मायूसी कह सकते हैं कि देखने को मिल सकती है आम आदमी के लिए। और चूंकि पेट्रोल पर 2.5 रुपये और डीजल पर 4 रुपये का कृषि सेस लगेगा, इसका आम लोगों पे क्या असर होगा, अगर आप ये बता पाएं? देखिए, अगर वहाँ पे जैसे सेस की बात गवर्नमेंट ने की है तो ओब्वियसली जो इसके रेट है वो बढ़ी जाएंगे और शायद बढ़ी गए हैं वो, तो
हर एक की, जब देखिए पेट्रोल एक ऐसा सेंसिटिव मैटर है कि जब भी पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो सभी चीज़ों के रेट उस पर इफेक्ट करते हैं जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेस बढ़ने से जो चीज़ों की जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और आम आदमी की जो जेब पे है वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। यानी हम ये माने कि जो सरकार की हालात हैं इस वक्त, जो हमारे सरकारी खजाने के हालात हैं, उसको खुल के सामने रखा गया और उस हिसाब से इस बजट को तैयार किया गया कि देखिए अभी हमारा मुश्किल वक्त है, चुनौतियां हम सबके सामने बहुत है, लेकिन आगे अच्छा करेंगे। बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अब देखिए जैसे जैसे लेकिन गवर्नमेंट का एक जो एटीट्यूड है वो भी ये देखने को है कि हर एक आदमी को उसका बेनिफिट मिले। अभी 15,000 करोड़ रुपए एमएसएमई के लिए रखा गया है, ये भी एक अच्छी बात है कि क्योंकि एमएसएमई को गवर्नमेंट लास्ट हम देखें 2-3 साल से उसको अच्छे से पैकेज दे रही है। इवन जब कोविड का संकट हमारे पास आया तो उसमें भी 50,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने जो है 2 लाख करोड़ का पैकेज एमएसएमई के लिए रखा। उसमें 50,000 रुपये उसके लिए डिफरेंट स्कीम्स के लिए रखे, जिसमें एक थी कि भाई आप जो है पब्लिक इशू के थ्रू भी आप उसमें एमएसएमई को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की जो स्कीम्स हैं ये कहीं ना कहीं आम आदमी को और जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको पॉजिटिव रूप में उनको इफेक्ट करेंगी। और ऑल ओवर हम देखें तो स्वास्थ्य पे काफी जोर दिया गया है, यानी वो क्षेत्र जो है वहां पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया है ताकि ऐसी कोई चुनौती अगर हम सबके सामने आती है जो हमने अभी देखी कोरोना जैसी, उससे निपटा जा सके। बिल्कुल, अब जैसे हम देख रहे हैं कि 35,000 करोड़ रुपए उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए रखे हुए हैं, कोविड वैक्सीनेशन के लिए बजट में है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं और हेल्थ के लिए अलग से बजट दिया हुआ है, तो इन चीज़ों से ये आम आदमी को सीधा सीधा बेनिफिट होने वाला है। और अगर हम ऐसी कभी किसी दुविधा में या ऐसी किसी संकट का सामना करेंगे तो हमें शायद जो हमने इस चीज़ से सीखा है, कोविड-19 से सीखा है, वो हमें शायद दोबारा इन चीज़ों को हम टैकल करने के लिए और ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। यानी डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया गया है इस पूरे बजट में। हम देखें तो उस तरफ सरकार आगे बढ़ रही है, सिस्टम को आसान किया जा रहा है, पारदर्शी उसे किया जा रहा है ताकि आसानी हो निवेश करने में इन्वेस्टर्स को, और जो बाहर के लोग हैं वो आकर्षित हो सके हिंदुस्तान में निवेश करने को लेकर। तो इसे माने कि हम और आसान किया जा रहा है चीजों को। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि इजी वे ऑफ डूइंग बिजनेस गवर्नमेंट का पर्पस था और गवर्नमेंट बार बार लगातार उस पर काम कर रही है। तो जितने जो प्रोविजंस हैं उनको इसी बात को ध्यान में रखा गया कि एफडीआई ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। इवन इंश्योरेंस सेक्टर में 49 से लेकर 74% उन्होंने एफडीआई को अलाउड कर दिया है। तो ऐसे करके गवर्नमेंट का जो सीधा मतलब है कि वो ये कि बाहर से कंपनियां आए और यहाँ पर मैक्सिमम जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या एफडीआई ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, जिससे कि इंडिया का विकास हो सके। क्योंकि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो तो चाहते ही हैं कि सब जो है किसी भी तरह से जो भारत है वो एक लीडिंग कंट्री बन सके, और उसी तरह ये जितने भी प्रोविजंस हैं उन चीज़ों को उसी तरह से देखा जा रहा है। तो हम इसको कुल मिला के ये माने कि एक मिला जुला बजट है और जिस हिसाब से हालात थे, जो चुनौतियां, जो मुश्किलें देश के सामने थी, उसके हिसाब से सरकार ने कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की और उसी को आगे रख के ये बजट बनाया गया कि देखिए अभी हम बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं कर सकते, जो एक्चुअल में अभी हमारे हालात है उस हिसाब से अभी यही बजट है। बिल्कुल, और देखिए ऐसा है ना, अभी धीरे धीरे जो चीज़ें हैं बजट को और जो उसके प्रोविजन है, अगर हम देखें तो 76 अमेंडमेंट्स इनकम टैक्स में की गई हैं। सभी चीज़ों को यहाँ पे एनुमरेट करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर हम उसमें देखें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आम आदमी को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करेंगी। जैसे डिविडेंड टैक्स को खत्म कर दिया गया। अभी तक जो छोटे टैक्स पेयर थे, देखिए डिविडेंड एक ऐसी इनकम है जिसमें जो एक पैसिव इनकम है किसी के लिए, और सीनियर सिटीजन क्या सभी के लिए, जब भी एक आदमी इनकम अर्न करता है तो उस पर टैक्स, काफ़ी टैक्स लगता था उसमें, 20% 25% टैक्स कंपनियां रोक लेती थी। अब उसको डिविडेंड टैक्स खत्म करने से उनको सीधा सीधा बेनिफिट होगा। तो ये भी एक वेलकम स्टेप है। आपने क्वेश्चन किया था कि भाई क्या आम आदमी को इससे बेनिफिट होगा? बिल्कुल, अब इन चीज़ों से आम आदमी को बेनिफिट सीधा डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है। और कस्टम के लिए अगर आप बात करें तो क्या इस बजट में कुछ है ऐसा? चूंकि कस्टम में बहुत सारी ड्यूटीज़ को देखिए, कस्टम एक्ट को भी चेंज करने की बात की जा रही है। जो प्रोविजंस थे जिसमें जहाँ पर ज़्यादा कन्फ्लिक्शन था उसमें उसको भी चेंज करने की और उसको इजी बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उस बजट में काफ़ी सारी ड्यूटीज़ को रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन कुछ चीज़ों को, जैसे गोल्ड पे है, गोल्ड पे जो बीसीडी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसको कम कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों से जो कस्टम ड्यूटी अगर कम हुई है, हालांकि इनका जो इम्पैक्ट है, कस्टम ड्यूटी का इम्पैक्ट देखें तो वो भी इन्फ्लेशन को कम करने में, जहाँ पे भी ड्यूटी कम हुई है उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। और एनआरआई के लिए टैक्स विवाद अब ऑनलाइन निपटाए जाएंगे, ये भी एक बड़ी राहत दी गई है इसमें कि जो एनआरआई हैं उनके अब जो टैक्स के विवाद थे वो ऑनलाइन निपटाए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए जो नॉन रेजिडेंट थे उनको भी एक समस्या ये आती थी कि उनको जो भी उनके
एक डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम की कमेटी की बात कर रहे हैं, यानी कि वो स्मॉल टैक्स पेयर के लिए भी है जी, और उसमें उन्होंने लिखा है कि 50 लाख से ज़्यादा अगर इनकम कम है या 10 लाख रुपए तक का डिस्प्यूटेड टैक्स है तो उनको रेड्रेसल कमेटी को दिया जाएगा, और डिस्प्यूट को, क्योंकि लिटिगेशन की जो कॉस्ट है प्लस लिटिगेशन में जो टाइम पीरियड है उसको एक कमेटी बनाने से उसको कम करने में और उसको रिजोल्यूशन करने में मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्प मिलेगी। हाँ, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो छोटे करदाता हैं उनके विवाद भी निपटाने के लिए, एनआरआई के टैक्स विवाद को निपटाने के लिए ऑनलाइन किया जाएगा, तो ये कमेटी एक तरीके से काम करेगी। बिल्कुल ठीक है, और वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट का। क्योंकि देखिए जितने भी आज भी इतने सारे, एक इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसको समझना थोड़ा सा टेक्निकली सिंपल नहीं है बिल्कुल, और उस गवर्नमेंट का हर मूव यही है कि किसी भी तरह से जो इसमें जटिलताएं हैं इस टैक्स में उसको कम से कम किया जा सके, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की इस बजट में प्रपोजल रखे गए हैं उसको काफ़ी हद तक गवर्नमेंट उन जटिलताओं को सोल्व करने में या उनको रिड्यूस करने में काफ़ी सक्सेसफुल हम लोग हो सकते हैं। क्योंकि सोने चांदी पर भी कस्टम ड्यूटी घटाकर 12.5% की गई है, तो इसका असर आम लोगों के लिए क्या होगा? क्या जो इसकी खरीदारी करते हैं या फिर क्या इसका असर होगा? देखिए, इसका जहाँ तक मैं समझता हूँ कि BCD को कम कर दिया गया है, यानी बेसिक कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया है। ऑब्वियसली इससे सोने चांदी की जो रेट हैं वो डाउन ही आएंगे, और डाउन आएंगे तो क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिससे हर एक आदमी इफेक्ट होता है। हर एक आदमी को इफेक्ट करता है गोल्ड, क्योंकि गोल्ड जो है शादी ब्याहों में आपने देखा है कि हमारे ट्रेडिशन कस्टम्स इस तरह के हैं जी, तो उनमें सभी जगह इस चीज़ की ज़रूरत, तो मुझे लगता है कि हर एक आदमी को इससे इफेक्ट होगा, और वो जो है यानी कि जो इसके गोल्ड के रेट हैं टू दी एक्सटेंट जो है कुछ ना कुछ कम होंगे। ठीक है, हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़े हैं। हमारे साथ आलोक गर्ग हैं अर्थशास्त्री, मनीष खेमका है चेयरमैन PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और अवधेश उपाध्याय है नेता बीजेपी, इसके अलावा चंद्रमोहन शर्मा है नेता कांग्रेस। आलोक जी, आपके पास मैं आऊंगा। सर, थोड़ी देर हुई आने में, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस आज के बजट को आप कैसे देखते हैं? क्या जो उम्मीदें थी उस पर खरा उतरा बजट? आलोक जी तक लगता है मेरी आवाज नहीं जा रही। मनीष जी, मैं आपका रुख करूंगा। मनीष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मनीष जी, बजट को कैसे देखते हैं? जो उम्मीदें थी हर वर्ग को, क्या उम्मीदों पे खरा उतरा है आज का बजट? इसे सर कैसे देखा जाए? देखिए राजेश जी, मुझे सबसे पहले तो आज के बजट में डर ये लग रहा था कि जैसे करीब 10% के आसपास का जो बजट का घाटा है जी, तो वो किस तरीके से पूरा होगा। तो मुझे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ नए टैक्सेस, ऐसा डर था कि सरकार लगा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की तो बात यह है कि कोई भी नए टैक्सेस जो है गवर्नमेंट ने लगाए नहीं है जी, और जो आपका जो इस पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगा है, पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स लगाया है एक्स्ट्रा, तो उसके लिए बेसिक एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी जो होती है सरकार ने उसको कम किया है। तो एक बार मुझे लगता है कि कैलकुलेट करना पड़ेगा, और शायद मुझे उम्मीद है कि शायद जो नेट इफेक्ट होगा वो शायद नील का इफेक्ट होगा। तो ये टैक्सेस बढ़ाने से भी जो है मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कोई ऐसा डायरेक्ट टैक्स जो है सरकार ने नहीं लगाया है। जैसे इस समय है क्या कि टैक्सेशन का बहुत ज्यादा जो अधिकार है वो इस तरीके से GST काउंसिल के पास में होता है। तो कोई भी नए टैक्सेस नहीं लगे हैं, ये राहत की उम्मीद, मतलब राहत की बात है। हाँ। और जो एग्रीकल्चर सेस के नाम पर कुछ जरूर गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए हैं, तो इन एग्रीकल्चर सेस जो लगा है, मुझे लगता है इसके लिए जो आम जनता को जो है, जो विपक्षी दल है उनका आभार करना चाहिए। जो हमारे जो किसान नेता जो वहां पे धरने पे बैठे हुए थे, जिनकी वजह से सरकार को एक टैक्स लगाना पड़ा, तो आम जनता को उन किसान नेताओं को आभार करना चाहिए जिनकी वजह से ये टैक्स लगा है। और कुल मिलाकर के जैसे एक तो रोजगार के मोर्चे पर भी मैं देख रहा हूँ सरकार ने काफी जगहों से जो है क्रिएटिव तरीके से बढ़िया काम किया है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे एफडीआई सेक्टर में 49% से जो है आपका इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को बढ़ा करके 74% किया है। तो ये जो सेक्टर है, जो फाइनेंशियल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर हो गया, आपका इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, तो ये बहुत जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो अब इसमें जैसे फॉरेन ओनरशिप या जैसे जिसको कह सकते हैं एफडीआई एक काफी बड़ी मात्रा में आएगी। अभी हमारा एक सनराइजिंग सेक्टर है ये जी, तो इसके वजह से तो जो है वो बढ़ेगा, जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा।
साथ ही गवर्नमेंट ने 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है वो अनाउंस किए हैं कि अगले मुझे लगता है 3 सालों में जो है उसको किया जाएगा। तो टेक्सटाइल भी एक बड़ा सेक्टर है। फिर इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज जो वित्त मंत्री ने बताई कि जो शिप ब्रेकिंग का काम होता है भारत में, जो पुराने शिप होते हैं दुनिया भर में, वो पानी के जहाज जो उनको लाया जाता है यहाँ पे और उसको शिप ब्रेकिंग करके उसको स्क्रैप करके जो यहाँ पे जो उसकी जरूरत होती है लोहे की उसको पूरा किया जाता है। तो उसकी कैपेसिटी को डबल करने की बात की है और वित्त मंत्री जी ने स्पेसिफिकली इसमें कहा बजट में कि उससे 1.5 लाख जो है रोजगार पैदा होंगे। गुजरात में अलंग एक जगह है, अगर बहुत सारे लोग जानते होंगे तो बड़ी मात्रा में वहां पे शिप ब्रेकिंग का काम होता है। तो मुझे लगता है काफी सारे ऐसे सेक्टर्स में तो सरकार ने एक तो नए टैक्स नहीं लगाए, इसमें ये राहत की बात है और साथ में जो है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की पूरी कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर बजट जो है इस चुनौतीपूर्ण समय में और नहीं हो सकता। लेकिन मनीष जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में ये ख्याल है कि जो पेट्रोल डीजल पे सेस बढ़ाया गया है उसका असर क्या होगा? क्या इससे पेट्रोल डीजल महंगा होगा? नहीं, मैंने जैसे आपको पहले कहा ना कि चूंकि पेट्रोल डीजल में बिल्कुल बढ़ाया गया है, लेकिन जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी है और जो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी है, ये एक कंपोनेंट होता है राजेश जी। इस समय पेट्रोल और डीजल का जो दाम है, जो उसका टैक्स स्ट्रक्चर है कह सकते हैं, तो उसमें करीब एक 30-32 रुपए के आसपास जो है वो एक्साइज ड्यूटी होती है पेट्रोल और डीजल के दामों में। मतलब आप करीब 1-2 रुपए का फर्क होगा डीजल और पेट्रोल के उसमें। तो वो एक्साइज ड्यूटी भी गवर्नमेंट ने कुछ कम करी है। तो जो इसका नेट इफेक्ट है, अब ये एक बार थोड़ा सा कैलकुलेट करने की बात होगी और मुझे लगता है कि कोई नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ना चाहिए इसका। ठीक, अवधेश जी, अवधेश मैं आपका रुख करूंगा क्योंकि देश इस वक्त, देश क्या पूरी दुनिया मुश्किल वक्त से गुजर रही है और देश के सामने हमारे कई चुनौतियां, कई मुश्किलें हैं। क्या ये बजट जो है उन चुनौतियों से निकालने के लिए काफी है? देखिए राजेश जी, मैं बताऊं आपको कि ये जो बजट है ये पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बजट पेश किया गया है, जिसमें कि हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। मैं बताऊं आपको जो इसके मुख्य बिंदु हैं, सबसे बड़ा बिंदु ये है कि जो किसानों की जो लागत होती है उसको उनको 2 गुना दिया जाएगा और कुछ के ऊपर एमएसपी की जो निर्धारित किया गया है, जिससे कि किसानों की आय दुगनी होगी। दूसरी बात मैं बताऊं आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर दिया गया है। जैसे चेन्नई नागपुर में मेट्रो की सुविधा होगी, रोड के लिए काफी मतलब खर्चा किया जाएगा, रोड मैप बनाया जाएगा पूरा, ठीक है। तीसरा, लेह लद्दाख में विश्वविद्यालय बनाया जाएगा सेंट्रल लेवल का। और दूसरी बात यह है कि फिशिंग सेक्टर में बहुत सारे फिशिंग हब खोले जाएंगे, जिससे कि वहां रोजगार बढ़ेगा लोगों का, ठीक है। तो ये जो बजट है ये सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिससे कि जो कोरोना काल में जो हमारे देश के विकास की गति थम गई थी, वो अब धीरे धीरे पटरी पर आ सके, लोग खुश होकर आगे बढ़ सकें, ठीक है। जैसे कि आप भी बता रहे थे, एक अर्थशास्त्री जी का कई जगह कस्टम ड्यूटी कम किया गया है, ठीक है, जिससे कि अब जैसे सोना चांदी है उसमें थोड़ा मतलब सस्ता होगा, तो लोगों में एक अलग मतलब खुशी होती है, ठीक है। तो ये सभी वर्गों को लेकर सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है और ये बजट पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, चंद्रमौल शर्मा, विपक्ष बजट को किस नजरिए से देखता है? अगर हम विपक्ष के चश्मे से देखें मौजूदा बजट को, आज के बजट को, तो विपक्ष कैसे देखता है? देखिए, विपक्ष क्या देखता है, देश की जनता भी देख रही है। जो बजट मेक इन इंडिया से मेड इन इंडिया पे आ गया, वो बेक इन इंडिया चला गया। यानी सेल लगी हुई थी, जो मर्जी खरीद लो। आज बजट आने के बाद ये कहा गया था 100 साल का इतिहास जैसा बजट आएगा, लेकिन उस बजट में ऐसा कुछ नया नहीं है। सब पुराने बजटों की चर्चा करके उसी का मेल मिलाप करके सामने रख दिया गया, कुछ नया नहीं है। कोरोना जैसी पैंडेमिक के बाद जहां पर श्रमिक, मजदूर, बुनकर, एमएसपी प्रोडक्ट, छोटे व्यापार से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, और उसके अंदर टोटल पूरी तरह से ये बजट क्रोनी कैपिटल और व्यापार वर्ग को सूट करता है। देखा नहीं है या पढ़ा नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है राजेश जी। देखिए, एक तो जब आप बात कर रहे थे तो मैं आपकी बात सुन रहा था, और ये चर्चा एक सार्थक चर्चा है। अगर आपको मेरी कोई बात लग रही होगी तो बाद में पकड़िए आप। ये तो है नहीं कि आप मेरी बात काटे, मैं आपकी बात काटूं। बोलिए, बिल्कुल बोलिए, लेकिन जो बात सही है उसको बोलिए, सही है ना। फिर नहीं तो फिर देश की जनता को पता कैसे चलेगा जब आप बोलने नहीं देंगे तो? बोलिए चंद्रमोहन, बोलिए, एक एक करके। देश की जनता को सब पता है, आप भी नहीं बोलने देते देश की जनता को। तो
अरे भाई जो आप कह दोगे वो सत्य नहीं है ना, तो आप बात तो करने दो। देसी जनता करती है, देसी जनता कहती है, हम नहीं कहते। आप अभी हम मेरे भाई अभी हम बजट पे बात करने के लिए बैठे हैं, बहसबाजी करने के लिए नहीं बैठे हैं। चंद्रमोहन देखिए, आज बेसिक बजट के ऊपर क्या होना चाहिए था, खेती के ऊपर आपने 6% बजट घटा दिया। इसके साथ साथ आपने जो आपने पिछले गत बजट के अंदर पीएम किसान सम्मान किया था, उसका बजट भी आपने 13% घटा दिया। मार्केट इंफ्लेशन स्कीम के अंदर आपने 25% का बजट पिछली स्कीम से हटा दिया। किसी तरह का कोई जो आपने कानून लाए थे उसके ऊपर कोई बात नहीं करी, और जो खेती के ऊपर जीएसटी थी, जो आपने जीएसटी लगाई थी, उसको भी आपने खत्म नहीं करा। तो बेसिक बात क्या है, जब बजट आता है किसी भी सरकार का, वो सरकार के ऊपर मिडिल वर्ग, मध्यम वर्ग और जो गरीब वर्ग है वो बजट को देखता है, उसके लिए बजट होता है। और बजट जो उद्योगपतियों का वो तो है ही है। तो सरकार के इस बजट में ऐसा कुछ नया नहीं था। आपने इनकम टैक्स में कोई रिबेट नहीं दी, जो इनकम टैक्स की रिबेट होनी चाहिए थी। जिस सैलरी बेसिस व्यक्ति के ऊपर सैलरी का जो स्लैब है, जो सैलरी का जो व्यक्ति है, जो इस कोरोना पैंडेमिक के अंदर सबसे ज्यादा आपदा रही उसके ऊपर, कि जितने भी बड़े वर्ग के सिस्टम थे उसमें उनको सैलरी से निकाला या उनकी सैलरी रिड्यूस कर दी, उनको सिस्टम पे नहीं रखा, उससे रिलेटेड आपने कोई बात नहीं करी। तो जब प्रश्न बनेंगे तो उन प्रश्न का आपको जवाब देना है। आप जवाब से कतराइए नहीं, आप जवाब दीजिए, आपसे जवाब मांग रहे हैं हम। ठीक है। उसके बाद एलआईसी एक भरोसेमंद सेक्टर था, एलआईसी को भरोसा माना जाता, उस एलआईसी को आपने आज भरोसा खराब कर दिया, क्योंकि आज आपने उसको जो कहा कि हम उसके सेक्टर्स को बेचने जा रहे हैं, तो देश की जनता जो एलआईसी पे विश्वास रखती थी, उसका विश्वास टूटा। दूसरी बात, कई टाइम पे एलआईसी के फंड ने कई सरकारों की मदद करी, क्योंकि वो एक ऐसा सैचुरेट बड़ा फंड होता था जो देश के काम आता था। तो ये सब चीजें जो है आपने इस बजट के अंदर दिखाई है, इसका प्रश्न आपसे होंगे। अवधेश आपको जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। अवधेश जी जी राजेश जी, मैं इनको बताऊं कि ये तो ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं कि जो ये जो अच्छी चीज होगी ना उसको भी अच्छा कहने में ये एक तरह से घबराएंगे। क्योंकि मैं एक कहावत थोड़ी सी मतलब 1 मिनट लूंगा मैं आपका, कि एक गांव था उसमें नकटे नकटे रहते थे जिनकी नाक नहीं थी। राजेश की आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आवाज सर। कहावतें नहीं सर, मुद्दे पे बात कीजिए। देखिए नहीं, मुद्दे की मैं बता रहा हूँ मैं, 1 मिनट। कहावतें उसी से मुद्दे जुड़ी हुई है। तो उस गांव में नकटे रहा करते थे, तो एक बंदा वहां नाक वाला आ गया। उन नकटों को बड़ा बुरा लगा कि ये नाक वाला कैसे आ गया। उन सभी लोगों ने एक झंडा बनाया, उस झंडे के नीचे बैठ गए वो, और उसका विरोध करने लगे वो। तो वही हाल इन लोगों का है। ठीक है, मोदी जी जो नाक वाले हैं, जो सम्मानित हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में सम्मानित हो रहे हैं, वो इनको अच्छे नहीं लग रहे, उनके द्वारा किए गए कार्य इनको अच्छे नहीं लग रहे। जबकि ये जो बजट है, इस बजट की बुराई करने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि देखो रोजगार का भी काम मिल रहा है। यहाँ पर बहुत सी चीजें ऐसी लेकर आए हैं इस बजट में। अच्छा, कोरोना के लिए 35,000 करोड़ दिए गए हैं, जिससे कि वैक्सीन जो है हर देशवासी को लग सके पूर्ण रूप से। इन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा, बताइए अब इसमें क्या कमी है बजट में? ठीक है, आलोक गर्ग, आलोक जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे समझना चाहेंगे, आपने तमाम प्रतिक्रियाएं भी सुनी, विपक्ष का जो डर है उसमें कितनी सच्चाई नजर आती है, उसमें कितना दम है? विपक्ष जो बातों का जिक्र कर रहा है कि साहब बजट तो ऐसा है। आलोक जी आप सुन पा रहे? मेरी आवाज शायद आलोक तक नहीं पहुंच पा रही। मनीष जी आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने बताया कि बजट किस तरीके का था, लेकिन विपक्ष जो बातें कर रहा है मौजूदा बजट को लेकर, आप उससे कितने सहमत हैं? राजेश जी देखिए, मुझे लगता है कई बार हम लोग सत्ता पक्ष को दोष देते हैं कि सत्ता पक्ष काफी कुछ नहीं कर रहा है या गड़बड़ी कर रहा है, और जैसे जो हमारे जो विपक्षी दल हैं, कई बार वो थोड़ा एग्रेशन में कुछ ज्यादा जो काम उनको नहीं करना चाहिए वो करके आम जनता का नुकसान कर देते हैं। उन्हें खाली अपनी राजनीति से, यदि विपक्षी दलों पर भी मैं सवाल उठाना चाहूंगा। अभी हम लोग के सामने जो कृषि का मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, चल रहा है। एक 2 लाख ट्रैक्टरों को लेकर के किसानों ने या कह लीजिए मुख्यतः जो वहां पे आपके पंजाब के जो किसान थे, उन्होंने दिल्ली को जाम कर दिया। इसमें एक आंकड़ा मैं इससे जुड़ा हुआ राजेश जी आपको देना चाहता हूं। 2000 फाइनेंशियल ईयर 2010-11 में 6.5 लाख लोगों ने इनकम टैक्स में ये फाइल करके बताया अपने रिटर्न को कि उससे करीब 2000 लाख करोड़, मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि इनकम टैक्स का डेटा है,
2000 लाख करोड़ की टैक्स फ्री इनकम को उसमें शो किया। तो इतनी बड़ी संख्या में जो कुछ जो अमीर किसान, इसको मैं कह सकता हूं, और इसके साथ में मैं एक और चीज स्पष्ट कर दूं कि देश का 90% किसान जो है वो गरीब है, उसको मदद की दरकार है। हाँ। लेकिन जो ये 5-6% जो अमीर किसान हैं, जो इतना सामर्थ्य रखते हैं कि अपने 2 लाख ट्रैक्टरों से दिल्ली को जाम करने का सामर्थ्य रखते हैं, उनके ऊपर कोई भी बात नहीं करता। और उनको उनकी जो इनकम है वो चाहे 1 करोड़ रुपए कमाए, चाहे 100 करोड़ रुपए कमाए, उनकी सारी इनकम टैक्स फ्री होती है। तो और उनका पूरा जो भार है वो मिडिल क्लास को वहन करना पड़ता है। हमारे जैसे जो लोग हैं, आपके जैसे जो लोग हैं, तो वो जो पूरा भार है वो मिडिल क्लास के ऊपर आ जाता है। तो कोई भी व्यक्ति, यदि मुझे लगता है कि अगर किसानों के मामले में इस पर जो विपक्ष है वो क्यों नहीं बात करता है, कोई भी राजनीतिक दल इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है कि अब वहां पे हम लोगों ने देखा चैनल्स पे लगातार ऐसे स्टोरीज आ रही थी। 35 लाख के मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स वहां पे हम लोगों ने देखे, वहां पे सुख सुविधा के सारे साजो सामान देखे गए हैं। क्या इससे पहले मुझे लगता है आजाद भारत के इतिहास में रईसी से लबरेज जो है वो ऐसा कोई भी हम लोगों ने प्रदर्शन नहीं देखा, ऐसा कोई भी आंदोलन नहीं देखा जहां पे इतने सुख सुविधा के सामान मौजूद हैं। उसके बाद भी जो क्रीमी लेयर है, मैं बात करता हूं, मेरा इसमें आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक विनम्र अनुरोध है कि जो टैक्स पेयर्स की कमाई से जो किसानों को लाभ मिल रहा है वो सिर्फ गरीब किसानों को मिले। जो उनको जो सब्सिडी मिल रही है वो सिर्फ गरीब किसानों तक पहुंचे। उनका हक जो है ये अमीर किसान न ले जाएं। इसके बारे में राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा, चाहे वो पक्ष है चाहे विपक्ष है, क्योंकि ये देखिए पॉलिटिकल सेंसिटिव मुद्दा है और कोई भी इस मुद्दे पर आगे आकर के किसानों पर आयकर लगाने की बात नहीं करेगा। लेकिन मेरा कहना है इसमें क्रीमी लेयर को अलग छांटना चाहिए। जो लोग जबरदस्ती का दबाव बना रहे हैं, अच्छे कृषि कानून होने के बावजूद जो दबाव बना रहे हैं, तो इसमें जो मनीष जी, मैं लौटता हूं आपके पास। हाँ, आलोक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं। आलोक जी, मैं आपसे, आपने प्रतिक्रियाएं तमाम सुनी होंगी, जो सत्ता पक्ष ने भी कहा, विपक्ष ने भी कहा, आर्थिक विशेषज्ञ जो हैं उनको भी आपने सुना। लेकिन मैं पहले आपकी एक प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं आज के बजट पे, क्योंकि विपक्ष इसे कमजोर बता रहा है, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत के लिए काफी है। आप कैसे देखते हैं? तो बहुत शानदार बजट के रूप में लूंगा, क्योंकि मैं सदस्य हूं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जी। मैं शेयर कारोबार में डील करता हूं। मैंने पिछले 20 वर्षों में इससे बेहतरीन, इससे शानदार बजट नहीं देखा, जिसने रिकॉर्ड तोड़ एक दिन के अंदर 5% की तेजी स्टॉक मार्केट में दर्ज की गई है। मैं यहाँ पर इसको शेयर बाजार से जोड़ूंगा, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हमारे देश में इस समय हैं जिससे एक दूसरे से हम ये जोड़कर चल रहे हैं जी। परंतु मैं सिर्फ इसको शेयर बाजार से जोड़ूंगा कि शेयर बाजार के लिए बजट सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। जिस प्रकार किसी देश की अर्थव्यवस्था, उसकी वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन से या मानसून से या वहां पर देश में चल रही अराजकताओं से मापी जाती है, उसी प्रकार ये हमारा बजट, ये बहुत ज्यादा हमारे देश की अर्थनीति को डिसाइड करता है। अगर बजट अच्छा आता है तो उसका प्रभाव तुरंत, इससे ज्यादा शीघ्र देखने के लिए कहीं नहीं मिल सकता, जो कि शेयर बाजार में देखने को मिलता है। बाजार में बहुत अच्छी संभावनाएं थी। सुबह बाजार खुला, बहुत अच्छा खुला शेयर मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक भी। आप देखिए एक दिन में 2314 अंकों की तेजी आई बॉम्बे में और 646 अंकों की तेजी आई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में। वो ये कोई सट्टा बाजार नहीं है, ये हमारा बजट, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे भविष्य को जताता है, दर्शाता है। हमारे देश की जो जितनी भी नीतियां हैं वो उसको प्रदर्शित करता है। तो ये बहुत शानदार बजट है और मैं इसका जो है बहुत स्वागत करूंगा। यानी आलोक जी, जो एक मुश्किल वक्त देश के सामने है, कई मुश्किलें, कई चुनौतियां, बावजूद इसके जो बजट है वो उम्मीदों पे खरा उतरा है। बिल्कुल खरा उतरा है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार बजट दिया है हमारी वित्त मंत्री ने। रजनीश जी, आप भी इस बात से सहमत है, चूंकि आपने भी शुरुआत में कहा कि बजट जो चाहे मुश्किलें जितनी भी रही हो, लेकिन बजट स्वागत योग्य था और इसमें सबका ध्यान रखा गया। बिल्कुल आलोक जी, मैं बिल्कुल सही, ये मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो बजट है उसमें हर किसी सेक्टर का और हर किसी व्यक्ति का ध्यान रखा गया और उनको कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर एक आदमी को इसमें बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि जो अगर मैं देखूं, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 आत्मनिर्भर भारत, कैशलेस इकोनॉमी
करप्शन फ्री इंडिया और इजी वे ऑफ डूइंग बिजनेस। ये 4 ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट के हैं शुरू से ही, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट से हम इन 4 ऑब्जेक्टिव को डेफिनेटली प्राप्त कर पाएंगे जी। तो क्योंकि इन 4 ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ ना कुछ बजट में है। हाँ। और इस बात को हम ऑलरेडी डिस्कशन कर भी चुके हैं। हाँ। कि करप्शन फ्री इंडिया के लिए आज फेसलेस वाला जो ITAT की बात कही है उन्होंने। हाँ। ये बहुत अच्छी वेलकम स्टेप है। हाँ। जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, स्मॉल कंपनीज हैं, उनकी डेफिनेशन को 20 करोड़ तक बढ़ा दिया जाना, और उनके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, ऑब्वियसली उनकी फॉर्मेलिटीज़ बिजनेस को करने की या कंपनीज एक्ट में जो फॉर्मेलिटी दी हैं वो कम हो जाती हैं जी। तो उनके लिए डेफिनेशन को बढ़ा के 20 करोड़ तक को कवर कर देना, टर्नओवर को 2 करोड़ रुपए तक कर देना, ये वेलकम स्टेप है। और दूसरा डिविडेंड इनकम पे डिविडेंड टैक्स हटा देना। हाँ। ये हर एक आदमी को इफेक्ट करेगा, जैसे कि अभी बताया भी आलोक जी ने कि वो फाइनेंशियल आज जो शेयर मार्केट है वो अप हो गया है जी। शायद इसका इफेक्ट क्योंकि स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा मार्केट है जो बजट को जो इम्पैक्ट है, अगर वो ऊपर है तो बजट के इम्पैक्ट को सबसे अच्छा समझने इसे पॉजिटिव लेना चाहिए, इसे पॉजिटिव लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। चंद्रमोहन जी, देखिए आपने तमाम प्रतिक्रियाएं सुनी। जो विश्लेषक हैं वो ये कह रहे हैं कि बजट जो है वो उम्मीदों पे खरा उतरा है। तो क्या विपक्ष सिर्फ अब राजनीति कर रहा है, सिर्फ सियासत कर रहा है, इसलिए इसे हर बार की तरह इस बार भी कह रहा है कि नहीं साहब बजट में कुछ खास नहीं है, किसी का ख्याल नहीं रखा गया? देखिए, मैं ठीक है, हर किसी की अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर कोई कह रहा है तो उसके बात को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो प्रश्न है वो तो उठेंगे। उज्ज्वला योजना जो आपने दी थी उसके अंदर 85% का फिर आपने सिस्टम ग्रैब कर दिया। जिनको आपने पीछे उज्ज्वला योजना के अंदर गैस सब्सिडी दी थी, क्या कभी आपने पूछा कि उसको गैस के महंगा होने के कारण क्या उसने उसका इस्तेमाल करा? उसमें 85% लोग आज भी चूल्हा जला रहे हैं। ऐसे ही पेट्रोल और डीजल की जो लगातार निरंतर महंगाई बढ़ रही है, उससे जो महंगाई का असर एक निम्न स्केल वर्ग के ऊपर पड़ रहा है, उसकी जवाबदेही किसकी है? सरकार की है। उस जवाबदेही को भी अगर सरकार ने बजट में कहीं ध्यान नहीं दिया तो ये उसका तो प्रश्न चिन्ह सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आज जो प्रश्न उठ रहे हैं वो इन्हीं चीजों के तो उठ रहे हैं। भाई आज आपने जो बजट बनाया है उस बजट के अंदर कहीं पर भी आपने ना तो इनकम टैक्स रिबेट दी, ना कहीं पर आपने उस इनकम टैक्स रिबेट से रिलेटेड आपने जो जिन व्यापारी वर्करों को जो प्रॉब्लम हुई थी, आप ये देखिए कि जो बिल्डर लेवल के अंदर आप लेके जाइए, अगर उस पर लेते हैं तो एक व्यापार से एक वर्ग चलता है, उसकी एक खपत से एक सिस्टम चलता है, उसी से अनएम्प्लॉयमेंट दूर होती है, उसी से मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बढ़ती है, उसी से डिमांड उत्पन्न होती है। तो आज के इस बजट में कहीं पर भी डिमांड की उत्पन्नता का जिक्र कहीं नहीं था। वित्त मंत्री के पूरे भाषण के अंदर उसको एक भाषण की तरह था, कहीं उसकी उस बजट की खिलावट नहीं थी कि खिलावट लेके हम कह सके। मेजर बातों का जवाब दीजिए ना, मुझे बताइए आप। LIC को बेच देना, LIC जैसी चीजों को आगे लेके जाना, क्या आज उसके ऊपर मिडिल क्लास आदमी के ऊपर कितना असर पड़ने जा रहा है उसका? अवधेश जवाब दीजिए इस बात का। अवधेश उपाध्याय, देखिए ये जो कह रहे हैं ये तो इनका जो रवैया रहा है, इनके अभी भाषण वाली बात कहते कि जो हमारे वित्त मंत्री हैं उन्होंने भाषण दिया था, तो इनके जो नेता तो भाषण देते रहते हैं, करते कुछ है नहीं, केवल भड़काने के अलावा देश को भड़काने का काम किया है उन्होंने पिछली जब भी इनकी सरकारें रही है पिछले 70 सालों में। अरे उससे ज्यादा तो अवधेश आप बैठे रहे विपक्ष के अंदर, आपका तो जन्म ही विपक्ष में हुआ है। तो आपने तो FDI, आप लोग तो FDI का विरोध करते थे और आज उसी FDI के अंदर आप सारी चीजें लेके आ रहे हैं। फिर वही बात है, मैं चाहता हूँ कि डिबेट हो, लेकिन आप ऐसे मुद्दे छिड़वाना चाहते हैं। आप लोग जिस चीज का विरोध करते थे उसी चीजों को लेके आए। वो ऐसा आगजनी नहीं करती थी, वो प्रदर्शन करती थी, विरोध करती थी। ब्रजेश जी, सिर्फ आपने आपके झरोखे के ऊपर डाला है, आंखों के पट्टी बांधकर देश की जनता को बिठा के गुमराह कर रहे हो। वही गुमराह वाला बजट है। देखिए आप जो कह रहे हैं, 70 साल के इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा विपक्ष में बैठने वाली आपकी पार्टी, विपक्ष के अंदर बैठ के सबसे ज्यादा सही बात को गलत कहने वाली आपकी पार्टी, और आपकी हर व्यक्ति हर बात को सबसे ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन करने वाली आपकी पार्टी। चंद दिनों में आप सत्ता में आने के बाद आज दूसरी पार्टी पे आप ब्लेम लगाते हैं, लेकिन ये प्रवृत्ति तो आपके लोगों की थी। आप भूल गए थे। आपके मानने जितने भी नेता हैं, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, उनके वक्तव्य आप देखिए, FDI के लीजिए, बजट के ले लीजिए, किसानों के ऊपर ले लीजिए, जिन वक्तव्यों की आज हम आवाज उठा रहे हैं उनकी आपने उठा ली है। तो आज आपका चाल चरित्र और चेहरा ठीक है, बहुमत आपके पास है, जनता का सिरमौर आपके पास है, ये इस चीज के लिए हम दूर नहीं गलत नहीं कह रहे। आपको
इस चीज के लिए आप हकदार हैं जो आपको मिला हुआ है। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप सही बात को आपने हमेशा सदन में सही बात को गलत कहा, गलत बात को सही कहा, गाली देते हैं और पत्थरबाजों को भटका हुआ नौजवान कहते हैं। नहीं, मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से मत भटकिए। अरे आज आपने जवाब बजट पे देना है, बजट पे देना है। अभी बजट का भी आपका पूरा फोकस ध्यान आप लेके जा रहे हैं सेंटर स्कूल के ऊपर। सेंटर स्कूल तो हिंदुस्तान में पहले भी थे। अगर आप लद्दाख में सेंटर स्कूल खोल रहे हैं तो उससे कॉमन आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिसको पैंडेमिक के अंदर प्रॉब्लम हुई उसका जवाब देना है आपने, उसका तो आपके पास जवाब ही नहीं है। लेकिन बात तो आपने घुमाई, तो मुझे आप बता दिए ना कि इस नहीं, एक सेकंड, मुद्दे पे आइए। मनीष जी, मनीष मैं आपका रुख करूंगा। जो विपक्ष की चिंताएं हैं सर, वो कितनी जायज हैं? जो बातें विपक्ष की तरफ से कही जा रही हैं, क्या वाकई वो चिंताजनक है? उन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए था। नहीं राजेश जी, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी दम है, क्योंकि अभी तक तो हमारी जो भारत की इकोनॉमी थी वो कंजम्पशन लेड इकोनॉमी थी। मतलब 125 करोड़ से भी ज्यादा लोग यहाँ पे हैं। और अभी क्या है कि इस बजट में हमने देखा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हाँ। उस पर सरकार ने बहुत ढेर सारे जो है पैसों का ऐलान किया है। जैसे उसमें करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस जो है सरकार ने अनाउंस किया है। तो यदि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा पूरे देश में तो ये कहीं ना कहीं डिमांड को भी जो है बहुत तेजी से बढ़ाएगा। इसके अलावा जैसे फार्म सेक्टर के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का जो टारगेट रखा है इन्होंने क्रेडिट देने का, तो ये राजीव बहुत बड़ा टारगेट है। और ये इन सारी वजहों से रूरल डिमांड भी बढ़ेगी और सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। फिर आपका जैसे पिछले बजट में भी जो है सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट को अनाउंस किया था। और मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार जो है जो पिछले बजट में जो चीजें उसने अनाउंस की थी, तो अपने उसी कदम पर जो है उसी दिशा पे सरकार आगे बढ़ रही है। और अभी जैसे बजट में करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए का जो है आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी खर्च करने का सरकार ने वायदा किया है। तो ये जो सारे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, ये जो सरकार जो सब खर्चा कर रही, तो इससे निश्चित ही जो हर प्रकार से मांग भी बढ़ेगी और हर क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ है। और सबसे बड़ी बात की जैसा मैंने पहले कहा कि इसमें बजाय ये सोचने के कि सरकार ने कुछ और छूट नहीं दी, क्योंकि उसकी और गुंजाइश भी नहीं थी राजेश जी। जैसे इस समय अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में हम कहें तो दुनिया का सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स वो भारत में है। यदि हम दुनिया का जो सबसे कम अगर पर्सनल इनकम टैक्स है 5% का, 5% का पिछली उसमें सरकार में था, 5 लाख तक का अभी जैसे करमुक्त इनकम है। तो सबसे ये दोनों चीजें एकदम लोअर लिमिट पे है। तो अब मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास कोई और गुंजाइश थी। हाँ, आपकी बात पे सर चंद्रमोहन कुछ कहना चाह रहे हैं। चंद्रमोहन जी देखिए, आज सरकार को प्रचंड बहुमत मिला हुआ, 2014 के बाद दूसरी बार सरकार आई है। लेकिन इसके अंदर सरकार के आने के बाद हमारी माननीय वित्त मंत्री जी तीसरा बजट आज सदन के अंदर पेश करा उन्होंने। लेकिन उस बजट से रिलेटेड सरकार की उपलब्धियां क्या है, उस उपलब्धियों को देश की जनता को क्या बेनिफिट मिला है, उसका सरोकार आज सरकार के पास नहीं है। जितनी पीसीओएससी सेक्टर जितने थे वो आप निरंतर बेचते जा रहे हैं। आज बंदरगाह बेच रहे हैं, आप एयरपोर्ट बेच रहे हैं, आप रेलवे बेच रहे हैं, आपने देश की उन धरोहर को बेच रहे हैं जो देश की धरोहर है। लेकिन उससे आपके पास कोई जवाब नहीं है। उसके ऊपर जाकर के देखिए, मुद्दे बात करें, उस मुद्दे का भी जवाब आप बैठेंगे, कभी बैठेंगे, राजेश जी लेंगे तो मैं दूंगा। आज बजट की बात हो रही है तो मैं बजट की बात का जवाब दे रहा हूं। अगर उस बजट के ऊपर देखिए तो कृषि के ऊपर, आज कृषि के ऊपर किसान अन्नदाता सड़कों के ऊपर बैठा है, तो उसके ऊपर आपने एमएसपी की तो बात कर दी, लेकिन एमएसपी से रिलेटेड उसके ऊपर जो बजट है उसको आपने 6% तक का नीचे ग्रोथ नीचे लाके खड़ी कर दी। जिस एफडीआई का आप निरंतर विरोध करते थे, उस एफडीआई के अंतर्गत आप देश के अंदर सत्ता बढ़ाते चले जा रहे हैं। और रही बात देखिए जीएसटी, एक टैक्स एक चीज की आप बात करते थे, उसी जीएसटी के अंदर आपने कुछ नहीं करा। एक नई बात आई राजेश जी कि आप श्रमिक मजदूरों के लिए एक कार्ड बनाने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं। तो श्रमिक मजदूरों के लिए एक कार्ड बनाएंगे तो आपने आधार कार्ड की जरूरत क्या रखी? आधार कार्ड पे आपने करोड़ों रुपए खर्च कर डाला। तो बेसिक क्या है कि ये सरकार जब से आई है तब से अब तक कई सौ परियोजनाओं को दिशा निर्देश दिए हैं, सिर्फ एक मैनेजर मैनेजमेंट के थ्रू। लेकिन देश के धरातल के ऊपर कोई भी जो योजना है वो प्रैक्टिकल दिखती नहीं है, उसका जवाब कभी देना चाहते नहीं। सिर्फ ये मोदी जी तो मेरे देश के भी प्रधानमंत्री है, मेरे लिए भी वो सिरमौर है, लेकिन प्रश्न करने का मेरा अधिकार है, वो आपसे मुझसे छीन नहीं सकते।
मुझे आप ये बताइए ना कि क्या बेनिफिट देने जा रहे हैं आप इस बजट में, उसका आप बता दीजिए। मनीष जी, 75 साल के व्यक्ति को क्योंकि आपकी बात को काट के उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं आप रिस्पॉन्ड करें। 75 साल के व्यक्ति को आपने इनकम टैक्स डिबेट के अंदर डिबेट की बात कर दी, लेकिन ये क्लियर नहीं करा कि 75 साल के अंदर कुछ और ऐसे व्यक्ति भी आएंगे जो टैक्स के दायरे के अंदर आएंगे। तो सस्पेक्टेड और ब्यूरो को फायदा लेने का मैनेजमेंट करना आपको आता है, सिर्फ आपने क्या दिया 75 साल वाले को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये घपला, आंखों का झरोखा बंद कीजिए, प्रैक्टिकल धरातल की बात कीजिए। आलोक गर्ग, आप भी सहमत है क्या मनीष जी की बात से? मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ, मैं, क्योंकि बात क्या है, हमें जी हाँ, सुन पा रहा हूं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ भी सूझ नहीं रहा है, वो सिर्फ अन्नदाता की बात करते हैं। अन्नदाता के अलावा देश में और भी तमाम सारा वर्ग है। यदि कोई छोले भटूरे बेच के कोई गरीब व्यक्ति ठेले पे छोला भटूरा बेच रहा है, तो वो भी छोला भटूरा दाता हो गया राजेश जी। और यदि वो डिमांड करने लगे कि उसके भटूरे बिक नहीं रहे, तो क्या ये राजनीतिक दल उसके लिए भी भटूरों के लिए एमएसपी की डिमांड करेंगे कि सरकार उस छोले भटूरे दाता का भटूरा भी खरीद ले? तो मुझे लगता है राजेश जी, कहीं ना कहीं हम लोग को लॉजिकल होना पड़ेगा। और जहां तक कि विपक्ष के जो आरोप हैं, मैं आपको बताता हूं, इस साल जो है, बीते साल केंद्र सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए का गेहूं खरीदा है। हाँ। और जो कि 3 साल पहले जो है करीब 30,000 करोड़ रुपए का जो है खाली गेहूं खरीदा गया था। तो 30,000 करोड़ रुपए से अभी जाकर के यदि 75,000 करोड़ रुपए का एमएसपी के आधार पर प्रोक्योरमेंट किया है, और मुझे तो लगता है कि सरकार की ढेर सारी योजनाएं किसानों के लिए, तो हमें कहीं ना कहीं विपक्ष को भी एक लॉजिकल होना पड़ेगा कि सिर्फ किसान ही न चिल्लाएं। हाँ। मैंने देश में और भी वर्ग हैं, उनके ऊपर भी विपक्ष को ध्यान देना चाहिए। ठीक, रजनीश, एक आखिरी कमेंट 10 सेकंड का फाइनल कमेंट रजनीश जी आपका पूरे ऑल ओवर इस बजट को लेकर। राजेश जी, जैसा सारी चीज़ें आपने देखी हैं, तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि बजट एक पॉजिटिव सेंस में हमें देखना चाहिए इस बजट को, क्योंकि ज़्यादातर जो राय हैं और स्टॉक मार्केट को भी अगर हम देखें तो पॉजिटिव ही नेस सामने आ रही है करके। अभी हमारे जो दोस्त हैं चंद्रमोहन जी ने एक बात कही थी कि इस बजट में जो ये बिल्डर जो भी है उसके लिए क्या है, शायद उन्हें पता नहीं है, उन्होंने शायद देखा नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट गवर्नमेंट लाई है इसमें। देखिए, आज जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो बहुत डाउन पे है। उसका एक प्रोविज़न उसका एक कारण ये भी था कि जो इनके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो हमें एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे करना पड़ता था। चलिए, बिल्कुल, यानी एक हम पॉजिटिव तरीके से इस पूरे बजट को देखें। वक्त की कमी है, मैं रोकूंगा रजनीश जी, माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आलोक गर्ग, मनीष खेमका, डॉक्टर रजनीश गुप्ता, अवधेश उपाध्याय और चंद्रमोहन शर्मा, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन ज्यादातर जो एक्सपर्ट हैं वो यही बता रहे हैं कि एक पॉजिटिव नजरिए से इस पूरे बजट को हमें लेना चाहिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।